हिंदुस्तान के विपक्ष का कहना है कि देश की जांच एजेंसियां प्रधानमंत्री मोदी के इशारों पर काम करती हैं। इस बात को कोई एक दल नहीं बल्कि हर एक दल कहता आया है। राहुल गांधी, केजरीवाल, ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, उद्धव ठाकरे, एमके स्टालिन, आरोप लगाने वालों की लिस्ट लंबी है। और ये लिस्ट इसलिए बताई है क्योंकि आज ही तमिलनाडु के एक मिनिस्टर को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में गिरफ्तार किया है और दुहाई दी जाने लगी है कि बेगुनाहों पर कार्रवाई हो रही है। क्योंकि गिरफ्तार होते ही मंत्री जी फूट फूट कर रोने लगे और सीने में दर्द भी उठ गया, जिसके चलते मंत्री जी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। क्या है पूरा मामला, आज इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। ईडी ने तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया। लंबी पूछताछ के बाद बालाजी को गिरफ्तार किया गया। इससे पहले मंत्री को बेचैनी की शिकायत के कारण शहर के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें दिन में एक विशेष अदालत में पेश किया जा सकता है। आज जांच एजेंसी उनकी हिरासत की कोर्ट में मांग कर सकती हैं। इससे पहले पूछताछ के लिए हिरासत में लिए जाने के दौरान मंत्री जी रोने लगे। पहले आप देखिए कैसे मंत्री जी फूट फूट कर रो रहे हैं। ईडी ने एक दिन पहले भी मंत्री जी के ठिकानों पर छापेमारी की थी। आपको यह भी बता दूं कि मंत्री बालाजी के खिलाफ नौकरी के बदले पैसे लेने के मामले की जांच की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दी थी और यह कार्रवाई जो आज हुई है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर ही चल रही है। कई महीनों से चल रही है, ऐसा भी नहीं है कि यह कार्रवाई कोई ताजा मामला है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी उन बालाजी से मिलने अस्पताल पहुंचे थे। मंत्री सेंथिल बालाजी पर डीएमके सांसद और वकील एनआर एंग्लो ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया को अवैध और असंवैधानिक बताया है, वो भी सुनिए। Minister for Electricity, Mr. Senthil Balaji, was detained in his residence at 7 a.m. yesterday morning. From 7 a.m. yesterday morning till now, that is around 2:30 a.m. on 14th of June, he was not allowed to meet any of his friends, relatives or his advocates. All of a sudden at about 2 a.m. he was picked up and brought to the Omandurar government hospital. It seems he was not conscious when he was admitted in the hospital. We don't know the exact medical condition, but this is totally illegal and unconstitutional arrest because the grounds of arrest was not shown to him, was not informed to him. The grounds of arrest was not informed to his relatives or friends. In fact, the arrest was also not intimated to any of his friends or relatives, for that matter. Then the Supreme Court time and again says that for these offences, even if it is investigated by any agency, a notice under Section 41 capital A is mandatory. That was not given. He was detained from 7 a.m. yesterday morning and all of a sudden he was picked up. This is what the ED is doing. This is totally an illegal action on the part of the ED. We will face it legally. तमिलनाडु के कानून मंत्री एस रघुपति ने कहा कि सेंथिल बालाजी को निशाना बनाया गया और प्रताड़ित किया गया। ईडी उनसे 24 घंटे लगातार पूछताछ करता रहा और यह पूरी तरह से मानवाधिकार के खिलाफ है। सेंथिल को गिरफ्तार किए जाने के बाद डीएमके एक्टिव हो गई। पार्टी ने गिरफ्तारी को असंवैधानिक बताते हुए कानूनी कार्रवाई करने की बात कही। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने अपने घर पर सीनियर मंत्रियों की बैठक बुलाई। खबर ऐसी भी है कि स्टालिन कानूनी टीम के साथ भी बैठक करने वाले हैं। पूरा मामला क्या था वो भी सुन लीजिए। ईडी ने सेंथिल पर कार्रवाई क्यों की? दरअसल सेंथिल साल 2011 से 2016 के दौरान
AIADM के शासन में बालाजी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। इस दौरान उन पर आरोप लगे कि उन्होंने राज्य के परिवहन विभाग में नौकरी देने के बदले पैसे लिए हैं। इस स्कैम के सामने आने के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की। बालाजी और 46 अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट भी दायर की गई। इसमें मंत्री के साथ परिवहन निगमों के कई सीनियर अधिकारी भी नामजद किए गए थे। मामला बाद में ईडी के पास पहुंचा। ईडी ने बालाजी को समन भेजा, लेकिन मंत्री ने इसके खिलाफ कोर्ट का रुख किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस और ईडी को उनके खिलाफ जांच करने की अनुमति भी दी थी और इसी अनुमति के बाद सेंथिल पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन हर बार की तरह ही इन्हें भी निर्दोष साबित करने के लिए इनकी पार्टी तुली है, जैसे हर पार्टी तुलती है अपने मंत्री के गिरफ्तार होने के बाद। उदाहरण के तौर पर हम आम आदमी पार्टी का उदाहरण देख सकते हैं, कैसे सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के गिरफ्तार होने के बाद आम आदमी पार्टी ने सड़कों पर बवाल मचाया था। राहुल गांधी जब ईडी के सामने, सीबीआई के सामने पूछताछ के लिए पेश हुए थे, तो कांग्रेस ने कैसे सड़कों को जाम करने का और प्रदर्शन करने का काम किया था। अच्छा, यहाँ एक बात और सुनिए, ये कुछ वैसा ही है जैसा हेमंत सोरेन के मामले में हुआ था, जब हेमंत सोरेन को ईडी ने बुलाया था और सोरेन ईडी के पास ना जाने के बजाय अपने समर्थकों के साथ सड़कों पर उतर आए थे और धमकी देते हुए कह रहे थे कि हिम्मत है तो मुझे यहां से गिरफ्तार करके दिखाओ। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है, अगर ये नेता बेकसूर हैं, इन लोगों ने इनके ऊपर जो मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगते हैं वो झूठ हैं, तो फिर ये लोग जांच में सहयोग क्यों नहीं करते? जांच में सहयोग करने से इन्हें आखिर दिक्कत क्या है? शायद इसलिए प्रधानमंत्री को कहना पड़ा था कि किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। ये बात उन्होंने गोल्डन जुबली के मौके पर ईडी और सीबीआई को कही थी। आप भी सुनिए ईडी सीबीआई को प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था। साथियों, एक समय था जब सरकारी नौकरियों में इंटरव्यू पास कराने के लिए भी जमकर के भ्रष्टाचार होता था। हमने केंद्रीय भर्तियों की ग्रुप सी, ग्रुप डी भर्तियों से इंटरव्यू खत्म कर दिया। एक समय में यूरिया के भी घोटाले होते थे। हमने यूरिया में नीम कोटिंग कर इस पर भी लगाम लगा दी। डिफेंस डील्स में भी घोटाले आम थे। बीते 9 वर्षों में डिफेंस डील्स पूरी पारदर्शिता के साथ किया गया है। अब तो हम भारत में ही अपनी जरूरत का रक्षा सामान बनाने पर बल दे रहे हैं। साथियों, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई को लेकर ऐसे अनेक कदम आप भी बता सकते हैं, मैं भी गिना सकता हूं। लेकिन अतीत के हर अध्याय से हमें कुछ न कुछ सीखने की जरूरत है। दुर्भाग्य से भ्रष्टाचार से जुड़े मामले वर्षों तक खींचते चले जाते हैं। ऐसे मामले भी आए हैं जिसमें एफआईआर होने के 10 साल बाद भी सजा की धाराओं पर चर्चा चलती रहती है। आज भी जिन मामलों पर एक्शन हो रहे हैं वो कई कई साल पुराने हैं। जांच में देरी 2 तरीके से समस्या को जन्म देती है। एक तरफ भ्रष्टाचारी को सजा देर से मिलती है, तो दूसरी तरफ निर्दोष परेशान होता रहता है। हमें सुनिश्चित करना होगा कि कैसे हम इस प्रोसेस को तेज बनाएं और भ्रष्टाचार में दोषी को सजा मिलने का रास्ता साफ हो पाए। हमें बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को स्टडी करना होगा। जांच अधिकारियों की कैपेसिटी बिल्डिंग पर फोकस करना होगा। और साथियों, आपके बीच मैं एक बात फिर स्पष्ट करना चाहता हूं। आज देश में करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राजनीति की इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं है। आपको कहीं पर भी हिचकने, कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं
जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वो बहुत ताकतवर लोग हैं। बरसों बरस तक वो सरकार का, सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। संभव है कई जगह किसी राज्य में आज भी विकसित सत्ता का हिस्सा हो। बरसों बरस तक उन्होंने भी एक इकोसिस्टम बनाया है। इकोसिस्टम अक्सर उनके काले कारनामों को कवर देने के लिए, आप जैसी संस्थाओं की छवि बिगाड़ने के लिए एक्टिव हो जाता है। एजेंसी पर ही हमला बोल दो, ये लोग आपका ध्यान भटकाते रहेंगे, लेकिन आपको अपने काम पर फोकस रखना है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। हमारी कोशिशों में कोई भी ढील नहीं आनी चाहिए। ये देश की इच्छा है, ये देशवासियों की इच्छा है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, देश आपके साथ है, कानून आपके साथ है, देश का संविधान आपके साथ है।